जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अल फारूक एकेडमी। आई एम डॉक्टर बैदुर रहमान और 10th क्लास बायोलॉजी में हमने चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया हुआ है। और लास्ट लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स डिस्कस किया था, यानी एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आज हमने ये देखना है कि सीड क्या होता है, बीज क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और सीड जर्मिनेशन कैसे होती है, एक बीज से नया प्लांट कैसे बनता है। ठीक है, और उस सीड को ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए। ठीक है, तो ये तीन हमारे टॉपिक्स हैं, एक स्ट्रक्चर ऑफ सीड, एक जर्मिनेशन ऑफ सीड और एक कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन। ठीक है, अब सीड की बात बाद में करते हैं, पहले ये जो हमने एंड किया लास्ट लेक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, तो अगर किसी ने वो बात नहीं देखी तो पहले वो लेक्चर देख लें, क्योंकि आज की बार उस बच्चे को समझ में नहीं आएगी जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा। तो लास्ट लेक्चर पहले देख लें, उसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा आपको। उसके बाद अब आप नेक्स्ट ये वाला लेक्चर आज सुने। नेक्स्ट क्या है, हमने लास्ट टाइम जब एंड की थी बात तो मैंने ये कहा था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि पहले हुई पोलिनेशन, पोलन पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे गिरा, उसने पोलन ट्यूब बनाई, ट्यूब न्यूक्लियस ने, और पीछे पीछे दो स्पर्म्स आए, ट्यूब न्यूक्लियस आके बर्स्ट कर गया ओव्यूल के अंदर और दो स्पर्म्स पीछे पीछे से आ गए और एक स्पर्म फर्टिलाइज कर गया एग के साथ और जाइगोट बन गया डिप्लॉइड, और एक स्पर्म फर्टिलाइज कर गया फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, जो कि एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बाद में माइटोसिस से एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाता है जिसमें फूड स्टोर होती है एम्ब्रियो के लिए। ये बात लास्ट टाइम हुई थी। ये जब स्पर्म और एग मिले तो ये फर्टिलाइजेशन है, और स्पर्म और फ्यूजन न्यूक्लियस मिला तो ये फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दो फर्टिलाइजेशन हो रही हैं, दो फ्यूजन हो रही हैं एक टाइम में, इसलिए इसे कह दिया डबल फर्टिलाइजेशन। अभी जो डबल फर्टिलाइजेशन हुई है इसके बाद मैंने ये बताया था कि क्या होगा कि जो एग है वो स्पर्म के साथ मिलकर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू जाइगोट, और जाइगोट माइटोसिस के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एम्ब्रियो। और जो ओवरी थी फ्लावर की, वो ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम बात हो गई थी कि ओवरी जो फ्लावर की है वो कन्वर्ट हो जाएगी फल में, फल की दीवारों में, फ्रूट की वॉल्स में, और जो ओव्यूल था सीड के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, बीज में। ठीक है, इसका मतलब ओवरी से फ्रूट बनना है और ओव्यूल से सीड बनना है फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, अब वो जो ओव्यूल से सीड बना है, इसका मतलब ये कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ओव्यूल खुद ब खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। अब वो जो सीड बना है उस सीड में कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो हमने देखना है आज। जो भी सीड बनेगा उस सीड को समझ लो, सीड्स आप लोगों ने देखे हैं, एक मूंगफली देख लो, एक बादाम देख लो, एक चना, चने का दाना देख लो, ये आप लोगों ने ये देखी है, सारे बीज हैं, उसके सीड्स हैं। ठीक है, वो सीड में अगर आप देखो तो आपको इस तरह लगता है कि इस तरह सेंटर में उसके एक लाइन है, जिसको खोलेंगे तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा सीड, और उस सीड के ऊपर एक उसका छिलका है जो कि उसकी कवरिंग है, उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसकी बाहर की लेयर है। तो ये दो पार्ट्स आप लोगों को बाहर से नजर आते हैं, लेकिन इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, एक और ऑर्गेनिज्म होता है जिससे नया प्लांट बनना है, वो है उसका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से नया ऑर्गेनिज्म निकलना है, एम्ब्रियो से नया प्लांट बनना है। ठीक है, तो ये तीन ही पार्ट्स हैं किसी भी सीड के। सीड के क्या पार्ट्स हैं? नंबर वन, उसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एक लेयर है। ठीक है, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग थिन भी हो सकती है, बारीक भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है। वो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जिस तरह मूंगफली है, मूंगफली का दाना आप छीलते हो, उसके ऊपर पर्पलिश ब्राउनिश कलर का एक छिलका लगा होता है, उस छिलके को छीलते हैं तो नीचे से येलो येलो व्हाइट रंग की पीनट्स निकल आती हैं। वो जो ऊपर छिलका लगा हुआ था ब्राउन कलर का, वो उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग थी बाहर वाली। ठीक है, वो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उस कवरिंग का नाम है सीड कोट। कोट ऊपर वाली लेयर को कहते हैं, तो उसका नाम, बाहर वाली लेयर को कहते हैं सीड कोट, तो उसका नाम बन गया सीड कोट, क्योंकि बाहर वाली लेयर है कोट हो गया और सीड की लेयर है इसलिए सीड कोट। ठीक है, और सीड कोट का दूसरा नाम है टेस्टा। क्या नाम है? टेस्टा। टेस्टा वर्ड निकला टेस्ट से, टेस्ट मींस लेयर्स, कवरिंग्स, लेयर्स। एक टेस्ट तो हम देते हैं जो वो टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट है, टेस्टा, टेस्ट मींस लेयर्स। तो टेस्टा क्या है? टेस्टा इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सीड, एक आउटर मोस्ट सीड के इर्द गिर्द कवरिंग है जो कि सीड को बचाएगी बाहर के हालात से, खतरनाक हालात से, एनवायरमेंटल इंजरीज से, एनवायरमेंटल डैमेजेस से बचाएगी सीड को। तो उस प्रोटेक्टिव कवरिंग का, सीड कोट का नाम है टेस्टा। क्या नाम है? टेस्टा, जो कि बारीक हो सकता है, बिल्कुल छिलके की तरह का, बिल्कुल पेपर थिन हो सकता है, बिल्कुल कागज की तरह का, जिस तरह से पीनट्स का होता है, आलमंड्स का आप देख लो, आलमंड को भी आप भिगो के रखते हैं, सुबह उठते हैं, छिलका उतारते हैं, वो खा लेते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी पेपर थिन है। लेकिन अगर आप कोकोनट का देखो तो कोकोनट के ऊपर वो बाल ही बाल ब्राउन कलर के होते हैं सारे, कोकोनट के ऊपर इतना मोटा, उसको तोड़ के उसके अंदर से कोकोनट निकलता है। ठीक है, तो उसका जो टेस्ट है, उसका जो सीड कोट है वो कितना हार्ड है, थिक है, और जो पीनट का है और जो मूंगफली का है या जो बादाम का है वो कितना थिन है। तो सीड कोट कवरिंग जो है ना, वो थिक भी हो सकती है और थिन भी हो सकती है, मगर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये क्या करेगी, इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो जो अंदर है सीड के, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम ड्राइंग। जो हमारी स्किन है आउटर मोस्ट लेयर, ये भी हमें क्या कर रही है, हमारी बॉडी को ड्राइंग होने से बचा रही है। अगर स्किन ना होती, हमारी बॉडी का सारा पानी इसमें से उड़ जाना था, सारा पानी उड़ जाना था और डिहाइड्रेशन हो जानी थी, पानी की कमी हो जानी थी।
ठीक है। अब जो सीड कोट है, वो सीड कोट भी क्या कर रहा है, वो सीड कोट क्या कर रहा है कि पानी को वेपोरेट नहीं होने दे रहा, पानी को निकलने नहीं दे रहा है एम्ब्रियो की बॉडी में से, ताकि पानी जो है ना वो अंदर ही रहे सीड के और एम्ब्रियो हेल्दी रहे और एम्ब्रियो डिहाइड्रेटेड ना हो, एम्ब्रियो में पानी की कमी ना हो। ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है मैकेनिकल इंजरी से। मतलब अगर चना है और चने अगर हार्ड चना है जो कि डब्बे में डाल के मम्मा ने रखा हुआ जब वो बाजार से लेके आए, तो उसके ऊपर अगर आप पाँव भी रख दो और हटा लो तो वो चने को कुछ नहीं होता। ठीक है। क्योंकि वो हार्ड है, उसका जो बाहर वाली वो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है वो मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट कर सकता है सीड को। ठीक है। तो पहली जो कवरिंग है, जो पहला पार्ट है सीड का, वो है टेस्टा। तो व्हाट इज टेस्टा? टेस्टा इज सीड कोट। सीड कोट, इसका दूसरा नाम है टेस्टा। टेस्टा मैंने बताया क्यों कहते हैं इसको, सीड कोट भी बताया। ये अब जो सीड कोट है, इट कैन बी पेपर थिन, ये बिल्कुल बारीक हो सकता है जिस तरह से पीनट्स में होता है, और इट कैन बी थिक और हार्ड, मजबूत हो सकता है और मोटा हो सकता है जैसे कोकोनट में होता है। इसका काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना है। जो अंदर एम्ब्रियो है उससे हमने नया प्लांट निकालना है, तो उसकी हिफाजत नहीं करनी है ना। किस चीजों से हिफाजत करनी है उसकी? फ्रॉम ड्राइंग आउट, ताकि एम्ब्रियो खुश्क ना हो जाए, इसमें से पानी ना निकल जाए सारा, ये डिहाइड्रेशन ना हो जाए इसको। दूसरा, फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, कि कोई चोट अगर लग रही है, कोई पाँव आ गया, कोई ऊपर से नीचे गिर गया है, या कोई किसी किस्म की चोट लग गई है, उसको मैकेनिकल इंजरी हो गई है, फोर्सफुल इंजरी हो गई है, उससे बचाए सीड कोट को। और सीड कोट का काम है कि अंदर के एम्ब्रियो को बचाए उस सारी एनवायरनमेंट से। ये जो सीड कोट है ये बना किससे है? देखो, सीड किससे बना है? ओव्यूल से। तो ओव्यूल की जो बाहर वाली लेयर है, सबसे बाहर वाली कवरिंग है, वो सीड की सबसे बाहर वाली कवरिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ओव्यूल की जो सबसे बाहर वाली लेयर है ना, ओव्यूल की सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं इंटेग्यूमेंट। क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट। जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ओव्यूल है, दैट इज कॉल्ड, जो दीवार है, दैट इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो जो सीड, जो ओव्यूल से सीड बना है, तो जो इंटेग्यूमेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोट में। ठीक है। तो ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में, और ओव्यूल की जो सबसे बाहर वाली लेयर थी उसका नाम था इंटेग्यूमेंट, वो कन्वर्ट होगी सीड की सबसे बाहर वाली लेयर में, जिसका नाम है टेस्टा या सीड कोट। ठीक हो गया। तो व्हाट इज टेस्टा और सीड कोट? इट डेवलप्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल की दीवारों से बनता है, दैट इज, ओव्यूल की दीवार का नाम क्या है? इंटेग्यूमेंट। बारीक भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी से और ड्राइंग आउट से। ठीक हो गया। अभी जो ये सीड है, जो कोई भी सीड अगर हम देखें, तो इस सीड के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैंने एक उसका जो है ना वो सीड, बादाम का एक हिस्सा मैंने शो किया है, तो आपको एक सीड के अंदर ना इस तरह से एक निशान नजर आएगा। वो जो सीड के अंदर आपको निशान नजर आ रहा है ना, ये निशान, धब्बा नजर आ रहा है, ये एक स्कार है, धब्बा है, निशान है। इस सीड कोट के ऊपर एक धब्बा है, एक निशान है, जिसका नाम है हाइलम। इसका नाम क्या है? हाइलम। जिस तरह किडनी का भी हाइलस और हाइलम हमने पढ़ा था, उस तरीके से सीड। अब देखो ना, ओव्यूल है, अब एक ओवरी थी, यहां बना देता हूं, यहां बना देता हूं, नहीं यहां बना, एक ओवरी थी, ओवरी के अंदर ओव्यूल लगा हुआ था। ठीक है। अब ये ओव्यूल एक पॉइंट पे ओवरी के साथ अटैच है, बाकी पॉइंट्स पे तो अटैच नहीं है, बाकी पॉइंट्स पे तो फ्री है, लेकिन यहां पर ओवरी के साथ ओव्यूल अटैच है। तो जब फ्रूट बना तो ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट में और ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में। तो सीड के ऊपर वो पॉइंट जहां पर वो ओवरी के साथ अटैच था सीड, वो पॉइंट पे एक निशान आ जाएगा, एक धब्बा आ जाएगा, स्कार आ जाएगा। इस स्कार का, धब्बे का नाम है हाइलम। ये हाइलम, ये पॉइंट शो करता है कि ये वो जगह है सीड की जहां पर ये ओव्यूल ओवरी की दीवारों के साथ लगा हुआ था। ठीक है। ओवरी के साथ जहां पे ओव्यूल लगा हुआ था ना, तो वहां पे ओव्यूल के अंदर जब वो सीड बन जाएगा तो एक छोटा सा निशान रह जाएगा, एक धब्बा रह जाएगा, एक लाइन सी रह जाएगी, लकीर सी रह जाएगी। उस निशान का मतलब यह है कि ये ओव्यूल ओवरी में इस टाइम पे यहां पे लगा हुआ था, ओवरी के अंदर लगा हुआ था। तो जहां पे ओव्यूल ओवरी में जिस पॉइंट के साथ अटैच था, वो जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड हाइलम, दैट इज कॉल्ड हाइलम। और हाइलम के एक एंड पे एक ओपनिंग होगी, एक ओपनिंग होगी, ये वो ओपनिंग है जहां से वो जो पोलन ट्यूब ऊपर से बनती बनती आई थी और फिर पोलन ट्यूब एंटर हुई थी, और पोलन ट्यूब ने एक स्पर्म दे दिया था एग से फर्टिलाइज करने के लिए, और एक स्पर्म दे दिया था उसने एंडोफ्यूजन न्यूक्लियस के लिए। ठीक है। तो ये जो पोलन ट्यूब जहां पे एंटर हुई थी, तो वहां पे भी एक सुराख होगा, क्योंकि ओपन हुआ है ना ओव्यूल के अंदर, वो ट्यूब ओपन हुई है। तो जब ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, तो वो एक ओपनिंग रह जाएगी जहां से पोलन ट्यूब एंटर हुई थी। वो जो ओपनिंग है जहां से पोलन ट्यूब एंटर हुई थी ओव्यूल के अंदर, वो सीड पे जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग का नाम है माइक्रोपायल। क्या नाम है इसका? माइक्रोपायल। ठीक है। तो देखो जरा, सीड कोड के ऊपर एक निशान है, स्कार है, जिसका नाम है हाइलम। ये वो जगह है जहां पे सीड ओवरी की वॉल के साथ अटैच था, यानी ओव्यूल ओवरी की वॉल के साथ अटैच था। एट द एंड ऑफ द हाइलम, हाइलम के एक एंड पर देयर इज एन ओपनिंग, एक सुराख है छोटा सा, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल कहलाता है। ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है थ्रू विच
पोलन ट्यूब एंटर्ड द ओव्यूल, ये वो जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन हुई थी। तो पोलन ट्यूब जब ऊपर से बन के आई थी, तो पोलन ट्यूब यहाँ से आते 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 यहाँ से ओव्यूल के अंदर एंटर हुई थी। तो जहां पे ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब एंटर हुई थी, वहां पे जो सुराख रह जाएगा, उस सुराख का नाम है माइक्रोपाइल। क्या नाम है? माइक्रोपाइल। ये सीड में किस काम आएगा माइक्रोपाइल? जब सीड ने जर्मिनेट करना है ना, तो सीड को हमने जब बोना है मट्टी के अंदर, तो सीड ने ना पानी को एब्जॉर्ब करना है। क्यों पानी को एब्जॉर्ब करना है मैं बताऊंगा। तो पानी को जो एब्जॉर्ब करना है, उसके लिए कोई सुराख ओपनिंग होनी चाहिए ना, जिससे सीड एब्जॉर्ब कर सके पानी को। ये वो ओपनिंग है माइक्रोपाइल, जहां से पानी सीड एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो माइक्रोपाइल का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये पानी को एब्जॉर्ब करने में ये जो ओपनिंग है ये हेल्प करेगी और पानी को एब्जॉर्ब करवाएगी। ठीक है, तो ये सारी बात मैंने की है, ये सीड के टेस्टा के बारे में और सीड कोट के बारे में। तो व्हाट इज सीड कोट? सीड कोट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड एंड द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सीड। ओव्यूल की जो दीवार थी बाहर वाली, वो सीड की बाहर वाली दीवार में कन्वर्ट हो गई। द इंटेगुमेंट जो थी ओव्यूल की, वो सीड के टेस्टा में कन्वर्ट हो गई। और ये क्या करेगी? सीड को बचाएगी मैकेनिकल इंजरी से, डिहाइड्रेशन से, ड्राइंग आउट से, एम्ब्रियो को बचाएगी। और जो इस ये जो सीड है, सीड कोट है, इसके ऊपर एक छोटा सा निशान होगा। वो जगह जहां पर ओव्यूल ओवरी के साथ अटैच था, उसका नाम है हाइलम। हाइलम के एक एंड पे छोटी सी एक ओपनिंग होगी, सुराख होगा, जिसे बोलेंगे माइक्रोपाइल। ये वो जगह है जहां से पोलन ट्यूब एंटर हुई थी ओव्यूल में, और स्पर्म्स लेके स्पर्म आगे गए थे। ये जो पोलन ट्यूब जहां से एंटर हुई थी, ये माइक्रोपाइल है। ये माइक्रोपाइल वो जगह है जहां से अब सीड जब जर्मिनेट करने लगेगा, तो पानी एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर और फिर जर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो ये जो बाहर वाली सबसे बाहर वाली कवरिंग हमने बताई है, ये सारी जो लेयर बताई है टेस्टा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है एंडोस्पर्म टिश्यू। एंडोस्पर्म टिश्यू। अब जो ये एंडोस्पर्म टिश्यू है ना, ये कहाँ है सर? ये जो एंडोस्पर्म टिश्यू है ना, ये वो जो सीड के दो हाफ्स है ना, आपको जो नजर आ रहे हैं, ऐसे दो पार्ट्स नजर आ रहे हैं, दो पार्ट्स। जो पीनट है वो भी खुल जाता है दो में, जो बादाम है वो भी दो में खुल जाता है। ये जो खुल रहे हैं दो पार्ट्स आपको सीड के नजर आ रहे हैं, इन दो पार्ट्स को कहते हैं सीड लीव्स। सीड के पत्ते, सीड लीव्स। ऑब्वियसली पत्ते तो नहीं है, लेकिन इनका नाम है कॉटिलिडन्स। क्या नाम है इनका? कॉटिलिडन्स। ये जो सीड के दो पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, हाफ जो इस तरह से खुला हुआ नजर आ रहा है, ये असल में क्या है? ये है कॉटिलिडन्स। ये जो कॉटिलिडन्स है ना, इनके अंदर ही एंडोस्पर्म टिश्यू पड़ा होता है। ये जो कॉटिलिडन सीड के, इसके अंदर ही एंडोस्पर्म टिश्यू पड़ा होता है। और एंडोस्पर्म टिश्यू का काम क्या है? एंडोस्पर्म टिश्यू का काम यह है कि वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करे, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करे। वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में भी हो सकती है, प्रोटीन्स की फॉर्म में भी हो सकती है, लिपिड्स की फॉर्म में भी हो सकती है। जब सीड जर्मिनेट करने लगेगा, सीड इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स को तोड़ेगा, उससे एनर्जी हासिल करेगा और नया सीडलिंग, नया प्लांट ग्रो कर देगा। ठीक है, तो एंडोस्पर्म टिश्यू क्या है? एंडोस्पर्म टिश्यू इज अ टिश्यू प्रेजेंट इन द सीड व्हिच इज इन्वॉल्वड इन द स्टोर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर रहा है अपने अंदर, खाने को, एम्ब्रियो के खाने की ग्रोथ के लिए, अफजाइश के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसके लिए जो खाना है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो सीड है वो फोटोसिंथेटिक नहीं है। सीड अपना खाना खुद नहीं बना सकता। सीड के पास लीव्स नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। तो सीड को बनी बनाई पहले से फूड चाहिए, ताकि उसके अंदर का जो एम्ब्रियो है वो ग्रो कर सके। वो जो फूड स्टोर है वो किसके अंदर है? वो एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर फूड स्टोर है। किस फॉर्म में हो सकती है? ऑयल यानी लिपिड्स की फॉर्म में हो सकती है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में हो सकती है, और प्रोटीन्स यानी प्रोटीन्स की फॉर्म में हो सकती है। इनमें से तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकती है। और जो एंडोस्पर्म टिश्यू है, ये है कहाँ पे? असल में ये कॉटिलिडन्स के अंदर ही है। असल में ये कहाँ है? कॉटिलिडन्स के अंदर ही स्टोर है एंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है, तो सेकंड पार्ट ये हो गया। तो टेस्टा एक आउटर मोस्ट लेयर हो गई, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा जो है ना वो एंडोस्पर्म टिश्यू है, ये हमने पढ़ लिया। अब तीसरा जो मेन चीज है, ये है एम्ब्रियो। ये है एम्ब्रियो। सीड के अंदर हमें एम्ब्रियो नजर तो नहीं आता, लेकिन एम्ब्रियो बहुत छोटा और बेचारा होता है सीड के अंदर, और यही वो स्ट्रक्चर है जिससे एक पूरा का पूरा नया प्लांट बनना है। ठीक है, यही वो स्ट्रक्चर है जिससे नया नया पौधा आना है बीज के अंदर से। ठीक है, टेस्टर ने उसको प्रोटेक्ट कर लिया और कॉटिलिडन ने उसको फूड दे दी, लेकिन सब कुछ हो किसके लिए रहा है? एम्ब्रियो के लिए, क्योंकि एम्ब्रियो ने ग्रो करना है इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है, अब एम्ब्रियो के कौन से पार्ट्स हैं? अब अगर यहाँ पे अगर आप देखो, तो मैंने ये छोटा सा एक एम्ब्रियो ड्रॉ किया है। उसमें देखो एक ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं प्लूम्यूल। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल। ये मैंने पी लेबल कर दिया, दिस इज प्लूम्यूल। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये है प्लूम्यूल। और यहां से लेके यहां तक जो नीचे वाला पार्ट है, दिस इज रेडिकल। ये वाला जो पार्ट है दिस इज रेडिकल, और जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज प्लूम्यूल। ठीक है, अब जो एम्ब्रियो है उसका काम क्या है? उसका काम है कि उसने दो चीजें बनानी है। एक रूट्स बनानी है नीचे, जड़ें, ताकि पानी को एब्जॉर्ब करे, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करे और एंकर करे सॉइल में। और दूसरा ऊपर शूट्स बनानी है, जिनसे ब्रांचेस निकले, उन पे पत्ते लगे, वो फोटोसिंथेसिस करें और ग्लूकोज बने। ठीक है, अब होगा क्या? अब होगा ये कि जो प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल डेवलप्स इनटू न्यू शूट, उससे नई शूट निकल आएगी। एंड रेडिकल डेवलप्स इनटू न्यू रूट, उससे नई रूट निकल आएगी। ठीक है, तो एम्ब्रियो के दो पार्ट्स हैं मेन इंपॉर्टेंट, एक प्लूम्यूल और एक रेडिकल।
ठीक है। लेकिन दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, तीसरा जो इसके पास इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, वो कॉटिलिडन्स। जो कॉटिलिडन है वो भी तो सीड का हिस्सा है ना, सीड लीव्स का हिस्सा है, तो वो भी एक तरह से कह लो उसमें एंडोस्पर्म टिश्यू स्टोर है, लेकिन वो भी एक एम्ब्रियो का हिस्सा है। तो एम्ब्रियो में कितने पार्ट्स हैं? 3, एक रेडिकल, एक प्लूम्यूल और कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स क्या लिखा हुआ है? 1 और 2 कॉटिलिडन्स। हो सकता है एक ही कॉटिलिडन हो। अगर किसी सीड में एक ही कॉटिलिडन है तो उसे बोलेंगे मोनोकॉटिलिडनस। जिस तरह से अगर आप मकई का दाना देते हो, सिट्टा खाते हो, सिट्टा, तो सिट्टे में से जब आप निकालते हो तो सिट्टे का इस तरह का निकलता है सीड, उसमें तो एक ही पार्ट है, ठीक है। तो यह है मोनोकॉटिलिडनस, कि एक ही कॉटिलिडन है इसके पास। लेकिन अगर हम बादाम देखें, अगर हम पीनट्स देखें, तो उनमें 2-2 कॉटिलिडन्स है, तो वो हो गया डाइकॉटिलिडनस। ठीक हो गया। तो एक भी हो सकता है कॉटिलिडन, 2 भी हो सकते हैं। रेडिकल होगा, प्लूम्यूल होगा और कॉटिलिडन हो गए, या तो एक होगा या 2 होंगे। ठीक हो गया। ये कॉटिलिडन्स जो है ना, ये है, ये इनका दूसरा नाम प्यार से कहते हैं इनको सीड लीव्स। ठीक है। रेडिकल से क्या बनेगा? रूट। आर से रेडिकल, आर से रेडिकल, आर से रूट। रेडिकल से नई क्या बन जाएगी? एम्ब्रियो की, प्लांट की क्या बन जाएगी? रूट। और प्लूम्यूल से क्या बन जाएगी? प्लांट की नई शूट। ठीक हो गया। अब जो प्लूम्यूल वाला पोर्शन है ना, प्लूम्यूल का ये पूरा, जिससे स्टेम बनना है ऊपर, जिससे शूट्स बननी है, इसको ना हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक वो पार्ट है शूट का। अच्छा, ये क्या मैंने जो बनाया डायग्राम में, मैंने क्या बनाया? ये नीचे बनाई रेडिकल, ये सारी होगी रेडिकल, यहां से यहां तक। ठीक है। ये बनाई प्लूम्यूल, यहां से यहां तक। ये क्या मैंने लगाया? ये लगाए कॉटिलिडन्स। ये 2 सीड लीव्स हैं, मैंने खोल के बिल्कुल साइड पे करके सेपरेट कर दी। ऐसे नहीं होता, बिल्कुल साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन मैंने साथ जोड़ के खुले करके ड्रॉ किए ताकि आपको नजर आए कि एम्ब्रियो के अंदर क्या है। ये वो जगह है प्लूम्यूल की, वो जगह है जहां पे कॉटिलिडन अटैच हो रहे हैं इसके साथ। ये कॉटिलिडन यहां से आके अटैच हो गए, ये यहां से कॉटिलिडन आके अटैच हो गए, 2 कॉटिलिडन वाला, ये डाइकॉटिलिडनस है। अब ये जो पॉइंट है जहां पे कॉटिलिडन अटैच हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि प्लूम्यूल की एक एरिया ऐसा है प्लूम्यूल का जो कॉटिलिडन की पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से ऊपर है, और एक प्लूम्यूल का वो जगह है जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन से नीचे है। यानी अब ये एक एरिया ऐसा है, जगह ऐसी है जहां पे जो कॉटिलिडन जहां पे लगा है प्लूम्यूल पे, उससे ऊपर ऊपर है, और जहां कॉटिलिडन लगा है वहां से नीचे नीचे है। यानी प्लूम्यूल है, ये पूरा प्लूम्यूल है, उस प्लूम्यूल में सेंटर में आ गया ऐसे कॉटिलिडन लगे। तो अब कॉटिलिडन जहां लगे तो इसकी ऊपर वाली भी जगह है और इसकी नीचे वाली भी जगह है। जो इसकी ऊपर वाली जगह है जहां पे कॉटिलिडन के ऊपर वाला प्लूम्यूल है, दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। और जो उसकी नीचे वाली जगह है जहां पे कॉटिलिडन के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से नीचे वाला प्लूम्यूल है, दैट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। ठीक है। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल मतलब प्लूम्यूल का वो वाला पार्ट, द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेम। ये एम्ब्रियोनिक स्टेम ही है ना, प्लूम्यूल ने आगे चल के एम्ब्रियो का स्टेम बनाना है, तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेम है। एम्ब्रियोनिक स्टेम का वो हिस्सा जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन से ऊपर है, जो कॉटिलिडन की अटैचमेंट से ऊपर है, दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। एपिकोटाइल का मतलब क्या है? एपी मींस अबव, कोटाइल हमने कॉटिलिडन से ये पहले 5 लेटर्स लिए, COTYL, कोटाइल, एपिकोटाइल, यानी कॉटिलिडन से ऊपर है। हाइपो, हाइपो मींस लो, बिलो, नीचे। हाइपोकोटाइल, कोटाइल मतलब ये कॉटिलिडन की अटैचमेंट से नीचे वाला जो प्लूम्यूल का शूट है, दैट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। ठीक हो गया। तो यानी जो एम्ब्रियो है उसके 3 पार्ट्स हैं, एक है प्लूम्यूल, एक है रेडिकल और एक है कॉटिलिडन्स। जो प्लूम्यूल है शूट बनेगी, जो रेडिकल है उससे रूट बनेगी। यहां तो बात आसान होगी। अब प्लूम्यूल के आगे 2 पार्ट्स हैं, जहां पे कॉटिलिडन लगा हुआ है उसके ऊपर वाला जो प्लूम्यूल का पार्ट है वो एपिकोटाइल, और जो यहां पे कॉटिलिडन लगा हुआ है उसके नीचे जो प्लूम्यूल का पार्ट है वो हाइपोकोटाइल। ये वाला एपिकोटाइल हो गया, ये वाला हाइपोकोटाइल हो गया। ठीक हो गया। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन हम लिखेंगे एपिकोटाइल। एपिकोटाइल इज द एम्ब्रियोनिक स्टेम। मैंने बताया इससे आगे स्टेम ही बनना है, तो ये एम्ब्रियो का स्टेम ही है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन्स, जो कि कॉटिलिडन्स की अटैचमेंट से ऊपर वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। एंड द एम्ब्रियोनिक स्टेम बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन्स इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। वो पार्ट स्टेम का जो कि अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन से नीचे है वो हाइपोकोटाइल। ठीक हो गया। तो ये एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल भी याद कर लेना है। तो 3 पार्ट्स थे सीड के। एक सीड कोर था, टेस्टा, जिसको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया। एंडोस्पर्म टिश्यू था जिसमें फूड स्टोर था। और नंबर 3 एम्ब्रियो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एम्ब्रियो में 2 चीजें, प्लूम्यूल, प्लूम्यूल से शूट बनेगी, रेडिकल से रूट बनेगी, रेडिकल से रूट बनेगी, प्लूम्यूल से शूट बनेगी। लेकिन प्लूम्यूल के साथ साथ और रेडिकल के साथ साथ एक चीज और है, वो है कॉटिलिडन, जो कि सीड लीव्स हैं। अब वो कॉटिलिडन आके प्लूम्यूल के साथ लगे हुए, प्लूम्यूल के ऊपर लगे हुए। वो पार्ट प्लूम्यूल का जो कि कॉटिलिडन की पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से ऊपर है वो हो गया एपिकोटाइल, और जो उससे नीचे है वो हो गया हाइपोकोटाइल। फॉर एग्जांपल ये अगर प्लूम्यूल था और ये मेरी जो फिंगर्स हैं ये कॉटिलिडन की अटैचमेंट है, तो जो मेरी फिंगर से ऊपर ऊपर वाला पार्ट है मार्कर का, ये हो गया एपिकोटाइल, और जो नीचे वाला हो गया वो हो गया हाइपोकोटाइल। एपी मींस अबव, कॉटिलिडन से ऊपर है एपिकोटाइल, कॉटिलिडन से नीचे है हाइपोकोटाइल। सही हो गया। अब ये था स्ट्रक्चर सीड का। स्ट्रक्चर क्या है? 3 चीजें थी, वो तीनों हमने बारी बारी डिस्कस कर ली। अभी जो एम्ब्रियो है इसमें रेडिकल और प्लूम्यूल है। हमने ये देखना है कि ये एम्ब्रियो जर्मिनेट कैसे करेगा, ग्रो कैसे करेगा, और एक सीड से नया
प्लांट कैसे बनेगा, दैट इज सीड जर्मिनेशन। तो प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन कैसे है, सीड जर्मिनेट कैसे करेगा वो देखें। जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड होने के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, वो नंबर 1 सूटेबल लोकेशन हो, यानी उसको आप सॉइल में डालें। अगर आपने चने रखे हुए हैं, चने आपने वो डब्बे में बंद करके रखे हुए हैं, जो बाजार से काले चने या सफेद चने आए हैं, तो वो ग्रो नहीं करेंगे वहां पे, क्योंकि उनको कंडीशंस ही फेवरेबल नहीं मिल रही। आप उनको सॉइल में डालें तो फिर ही वो ग्रो करेंगे। सूटेबल लोकेशन उनको दें, फेवरेबल टाइम दें, यानी हर फसल अपने टाइम पे ग्रो करती है। कोई सर्दियों में फसल देता है, कोई गर्मियों में देता है, कोई बाहर में देता है, कोई खिज़ां में देता है पौधा। तो जो टाइम है उसका जर्मिनेट करने का, उसी टाइम पे उसने जर्मिनेट करना है। अगर सर्दी में फसल दे रहा है, आप गर्मी में बीज बो दोगे तो फसल मर जाएगी, फसल ग्रो नहीं करेगी, सीड ग्रो नहीं करेगा, जाया हो जाएगा। तो आप उसको सूटेबल लोकेशन दो, ऐसी जगह दो जहां पे वो ग्रो कर सके, फेवरेबल टाइम दो, जो यानी ऐसा टाइम पीरियड दो, वेदर कंडीशन ऐसी दो जिसमें वो ग्रो कर सके। एंड नंबर 3 ऐसी कंडीशंस दो जो कि उसको कंडीशंस चाहिए फॉर सीड जर्मिनेशन, जो कि हम आगे मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। वो हैं कौन कौन सी कंडीशन है। उसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, जब सीड जर्मिनेट कर रहा है तो उसको रेस्पिरेशन नहीं करनी, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तभी तो ये खाना जो स्टोर है इसको तोड़ेगा रेस्पिरेशन से और इस एनर्जी हासिल निकाल करेगा और ग्रो करेगा। तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको पानी चाहिए, पानी एब्जॉर्ब करेगा तो फूलेगा, मैंने बताया था पानी एब्जॉर्ब करना। तो उसको टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर का मतलब ये है कि हर सीड को ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, जो कि मोस्टली 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। अगर वो टेम्परेचर नहीं दोगे तो सीड कैसे ग्रो करेगा। अगर बहुत ज्यादा गर्मी में रख दोगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या बहुत ज्यादा ठंड में रख दोगे, तो कैसे सीड जर्मिनेट करेगा, नहीं करेगा ना। तो ये कंडीशंस भी चाहिए सीड को ग्रो करने के लिए, ठीक है। सीड जर्मिनेशन की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस, एक ऐसा अमल है बाय विच द सीड एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग। ये एक ऐसा अमल है जिससे जो सीड एम्ब्रियो था, ये वाला सीड एम्ब्रियो एक सीडलिंग बन जाएगा। मतलब समझो कि ये एक मट्टी थी, उस मट्टी के अंदर हमने बीज बोया हुआ था, इस बीज में से जो है ना वो प्लूम्यूल निकला, और प्लूम्यूल निकल के थोड़ा सा ऊपर को आया और एक नई कोम्पल, एक नई छोटी सी शाख ग्रीन, एक एक रोशनी की किरण हमें ऊपर नजर आना शुरू हो गई कि हमारा बीज जो है ना वो ग्रो कर गया है। एक छोटा सा प्लांट, एक छोटी सी ग्रीन ब्रांच उसकी ऊपर आ गई, नीचे आ गई। ये जो छोटी सी ब्रांच निकली है ऊपर को आई है, इसका नाम है सीडलिंग। क्या नाम है, सीडलिंग। तो ऐसा अमल जिससे सीड एम्ब्रियो से शुरू हो जाए ग्रोथ, और एक छोटा सा प्लांट सीडलिंग हमारे पास आ जाए, नीचे से ऑब्वियस सी बात है रूट निकलेगी, ऊपर से शूट निकलेगी। तो छोटा सा अगर प्लांट हमारे पास आ जाए, सीडलिंग आ जाए, तो उसका मतलब ये है कि सीड क्या हो गई है, सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई। क्या हो गई है, सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई। व्हाट इज सीड जर्मिनेशन, इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द सीड एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग एंड देन सीडलिंग डेवलप्स इनटू अ न्यू यंग प्लांट। मतलब क्या होगा, जो सीड है, सीड से एम्ब्रियो बना, सीड के अंदर एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो से एक छोटी सी सीडलिंग निकलेगी और फिर वो सीडलिंग पूरे का पूरा एक नया पौधा आ जाएगा, नया प्लांट आ जाएगा। तो जैसे ही सीड से सीडलिंग भी आ गई, छोटा सा भी पौधा निकल आया, तो हम कहेंगे सीड जर्मिनेट हो गया। अब उस सीडलिंग ने ग्रो करना है, माइटोसिस से बड़े होना है, और प्लांट ने पूरे का पूरा डेवलप होना है, अडल्ट प्लांट ने। लेकिन सीड जर्मिनेट हो गया, अगर थोड़ा सा भी सीडलिंग निकल आई है बाहर, तो उसका मतलब सीड जर्मिनेट कर गया, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है सीड जर्मिनेशन का, सीड जर्मिनेट कैसे करेगा। सीड जर्मिनेट ऐसे करेगा कि सीड का जो ये माइक्रोपाइल वाला पार्ट था ना, ओपनिंग थी, इससे पानी को एब्जॉर्ब करेगा, पानी को जज़ब करता रहेगा अपनी बॉडी के अंदर, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, पानी एब्जॉर्ब करता जाएगा, करता जाएगा। जब पानी उसके अंदर जाएगा ना, तो जो सीड्स के इर्द गिर्द सेल वॉल है ना, उनके पास, या सीड के जो सेल्स हैं उनके इर्द गिर्द जो सेल वॉल है ना, उनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो पानी को अपने अंदर रिटेन करते जाएं और एब्जॉर्ब करते जाएं। तो जैसे ही सेल्स के अंदर पानी जाएगा तो सेल्स का साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज करेगा, तो सेल्स और ओवरऑल सीड पूरे का पूरा स्वेल कर देगा, फूल जाएगा। अंदर से जो एम्ब्रियो है वो पानी को जज़ब करेगा और वो भी फूल जाएगा। जब अंदर से इतनी सारी चीजें फूल जाएंगी तो क्या होगा कि वो अंदर से फोर्स लगेगी और जो बाहर वाली प्रोटेक्टिव कवरिंग थी टेस्टा, वो टेस्टा फट जाएगा, टेस्टा फट जाएगा, रप्चर होगा और उसमें से सीडलिंग बाहर आ जाएगी। मतलब ये कि गुब्बारा है, उस गुब्बारे में आप हवा भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, तो एक टाइम क्या आएगा कि वो अंदर से हवा प्रेशर इतना डालेगी कि वो बाहर से गुब्बारा फट जाएगा और वो हवा उसमें सारी निकल जाएगी। ऐसा ही है, इसको आप लोगों ने देखा भी है, जब चने मम्मा पकाती हैं घर में, बार बार चनों की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कॉमन है, आप लोगों ने देखे हैं। जब चने मम्मा पकाती हैं, चाहे सफेद चने पकाएं चाहे काले पकाएं, तो मामा ना पहले भिगोती हैं पकाने से पहले, तो वो पानी में डाल के थोड़ी देर उसको रख देती हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो पानी जज़ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सोक कर रहे हैं। अगर आप चने बगैर सोक किए पकाएंगे तो वो इतने हार्ड होंगे कि आप चबाए नहीं जाएंगे। तो जैसे सीड जर्मिनेट होने लगता है ना, तो सीड भी यही काम करता है। सीड पहले क्या करता है, पानी एब्जॉर्ब करता है। जब पानी एब्जॉर्ब करता है सीड, तो आपने देखा है ना कि वो जो सफेद सीड्स हैं वो फूल फूल के इस तरह लगता है, इस तरह और गोरे गोरे हो गए हैं, और जिस तरह हमारे हाथ ज्यादा देर पानी में पड़ रहे हैं तो फूल फूल नहीं जाते, उस तरह सीड फूल फूल जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या किया उसने कि सीड अपने अंदर पानी को माइक्रोपाइल से एब्जॉर्ब करता गया, करता गया, करता गया, एम्ब्रियो भी पानी को सोक करता गया, जज़ब करता गया, और सेल स्वेल करते गए, बड़े होते गए, होते गए, होते गए। एक टाइम आएगा कि अंदर से इतनी फोर्स लगेगी कि सेल जो है ना वो फट जाएगा, अंदर से जो है ना वो इतनी फोर्स आएगी कि टेस्टा फट जाएगा, और जो है ना सीडलिंग और एम्ब्रियो का जो पार्ट है वो बाहर आ जाएगा। सबसे पहले जो एम्ब्रियो का पार्ट बाहर आएगा वो कौन होगा, रेडिकल। क्यों, क्योंकि अभी सीड को और पानी जज़ब करना है, तो पानी को जज़ब कराने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होगा, रूट। तो रेडिकल सबसे पहले बाहर आएगा, रूट, और रूट आगे वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी। क्यों, क्योंकि खाना तो भी पड़ा है एंडोस्पर्म टिश्यू में,
खाना तो पड़ा है, अभी इतनी इमीडिएट खाना नहीं चाहिए, अभी पहले पानी चाहिए उस खाने को तोड़ने के लिए। तो पानी का एक काम है कि वो अब्जॉर्ब करे ताकि सोक हो, एम्ब्रियो स्वेल करे, अंदर से फोर्स लगे और टेस्टा फटे। दूसरा काम ये कि जो अंदर एंडोस्पर्म टिश्यू में खाना पड़ा हुआ है उसको डाइजेस्ट भी तो करना है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी पानी चाहिए। पानी नहीं होगा तो एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, ठीक है। वो जो वाटर है वो उस खाने को भी सॉफ्ट करेगा और वो जो फूड स्टोर है उसको भी तोड़ने में हेल्प करेगा ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको एनर्जी मिले। तो पानी के दो काम हो गए अभी तक हमने पढ़े, एक ये कि अंदर वो सोक करने के बाद फोर्स लगाएगा ताकि टेस्टा रप्चर हो जाए, दूसरा खाने को डिजेस्ट कर देगा ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को एनर्जी मिल सके, ठीक है। तो यही प्रोसेस मैंने यहां पे लिखा है क्या कि एम्ब्रियो सोक्स अप वाटर, एम्ब्रियो पानी को जज़ब करेगा, सोक्स अप पानी जज़ब करेगा, स्वेल ये भूल जाएगा, एम्ब्रियो फूल जाएगा, स्प्लिटिंग द सीड कोट और सीड कोट फट जाएगा और नया सीडलिंग बाहर आ जाएगा। सबसे पहले कौन बाहर आएगा? रूट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू इमर्ज फ्रॉम द रेडिकल। सबसे पहले रेडिकल बाहर आएगी और रेडिकल से रूट निकलेगी और रूट सबसे पहला स्ट्रक्चर होगा। रूट क्या करेगी? अब्सॉर्ब करेगी पानी को और फिर नेक्स्ट प्लूम्यूल से शूट बनेगी और शूट जो है ना वो फिर ग्रो करना शुरू करेगी, ठीक है। इस तरीके से सीड जो है ना वो जर्मिनेट करेगा। सीड में एक एपिकोटाइल है ऊपर वाला पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडन से, और एक हाइपोकोटाइल है। इन दोनों में से कौन सा पार्ट पहले ग्रो करेगा? इन दोनों में से कौन सा पार्ट पहले ग्रो करेगा? उस बेस पे हमने सीड की जर्मिनेशन की दो टाइप्स बनाई हुई है, एक है हाइपोजियल जर्मिनेशन और एक है एपिजियल जर्मिनेशन। एक है हाइपोजियल जर्मिनेशन और एक है एपिजियल जर्मिनेशन, ठीक है। अब हाइपोजियल, अब ये हाइपोकोटाइल नहीं है, हाइपोजियल है, और ये एपिकोटाइल नहीं है, ये एपिजियल है, ठीक है। अब इसमें याद क्या रखना है? जो हाइपोजियल जर्मिनेशन है ना, उठा करना है हिसाब, ऑपोजिट करना है काम। वो क्या? हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल इलोंगेट करेगा, हाइपो नहीं करेगा, एपिकोटाइल इलोंगेट करेगा, और एपिजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल इलोंगेट करेगा, ठीक हो गया। दो तरह के सीड जर्मिनेट कर रहे हैं, यानी देखो ना, प्लूम्यूल से शूट बननी है तो वो जो प्लूम्यूल है वो इलोंगेट करेगा तो उससे पूरी पूरी शूट बनेगी ना, सीडलिंग आएगी। तो प्लूम्यूल ने तो उसका मतलब इलोंगेट करना है, बड़ा होना है। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा वाला प्लूम्यूल का पार्ट इलोंगेट कर रहा है ज्यादा? जो कॉटिलेडन से ऊपर है एपिकोटाइल इलोंगेट कर रहा है या हाइपोकोटाइल इलोंगेट कर रहा है? अगर एपिकोटाइल इलोंगेट कर रहा है, ऊपर आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशन, और अगर हाइपोकोटाइल इलोंगेट कर रहा है तो इसको बोलेंगे एपिजियल जर्मिनेशन। पुठा हिसाब है। क्यों पुठा हिसाब है बताता हूं। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होगा? एपिकोटाइल इलोंगेट्स एंड फॉर्म अ हुक। जब भी सीड का एम्ब्रियो निकलता है ना, सीडलिंग निकलती है बाहर, तो वो ऐसे थोड़ा सा ना ऐसे हुक बना के ऊपर आती है, सीधी ऐसे ऊपर नहीं आती, पहले थोड़ा सा ऐसे बेंड करती है फिर ऐसे ऊपर आती है। ये भी एक फिनोमेना है, फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा। तो जो ये हुक, हुक बनना ही बनना है, थोड़ा सा ऊपर आके मैं आपको डायग्राम में भी शो करूंगा, हुक बनना ही बनना है। तो एपिकोटाइल इलोंगेट्स एंड फॉर्म अ हुक लीविंग द कॉटिलेडन अंडरग्राउंड। अंडर कॉटिलेडन नीचे ही रह जाएंगे। वो कैसे? ये देखो, फॉर एग्जांपल ये कॉटिलेडन थे, ये कॉटिलेडन थे दो, ठीक है। ये वाला जो प्लूम्यूल का पार्ट, ये फॉर एग्जांपल कॉटिलेडन की अटैचमेंट थी। ये वाला जो पार्ट था ये हाइपोकोटाइल था, ये वाला एपिकोटाइल था, ये ग्राउंड थी, ये सीड थी, ये जमीन थी, सॉइल थी, ठीक है। ये हाइपोकोटाइल है, ये एपिकोटाइल है। अब हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या हो रहा है? एपिकोटाइल इलोंगेट कर रहा है, तो एपिकोटाइल इलोंगेट करेगा, ऊपर निकल आएगा थोड़ा सा। चलो हुक बना लेते हैं, हुक बना के ऊपर आ जाएगा। ये हुक बनाया उसने, हुक बना के ऊपर आ गया, ठीक है। एपिकोटाइल इलोंगेट किया, हाइपोकोटाइल इलोंगेट नहीं किया, और जो कॉटिलेडन जहां थे वहीं के वहीं रह गए। कहां थे? सॉइल के नीचे ही रह गए, अंडरग्राउंड ही रह गए। ये वाली जो जर्मिनेशन है इसमें कॉटिलेडन जमीन के नीचे रह गए हैं। इस जर्मिनेशन को बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? हाइपोजियल जर्मिनेशन। ये जो हम जीएल वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये जीएल वर्ड असल में हम कॉटिलेडन्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड, ठीक है। इसमें देखो कॉटिलेडन कहां रह गए? नीचे, जमीन के नीचे रह गए, इसलिए इसका नाम है हाइपोजियल, यानी इसमें कॉटिलेडन्स नीचे रह गए जमीन के, इसलिए जर्मिनेशन का नाम है हाइपोजियल जर्मिनेशन। अब हाइपोजियल है तो कोटाइल कौन सा होगा? ऑपोजिट करना है। हाइपोजियल जर्मिनेशन में कौन इलोंगेट करेगा? एपिकोटाइल। एपिकोटाइल इलोंगेट्स एंड फॉर्म अ हुक। ये एपिकोटाइल था ऊपर वाला, इसने हुक बनाया और हुक करके सीधा ही ऊपर निकल गया। अब हाइपो तो इलोंगेट किया ही नहीं, एपी इलोंगेट किया, वो ऊपर ही था, ऊपर से ऊपर ही निकल गया। तो हाइपोकोटाइल नीचे ही रहा और सीड कॉटिलेडन भी नीचे ही रहे, कोई टेंशन नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, नीचे का नीचे ही रहा सब कुछ। यह हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है। कौन से प्लांट्स करते हैं इस तरह की जर्मिनेशन? पी मटर, मेज, मकई, कोकोनट, ये तीन प्लांट्स की एग्जांपल बुक में लिखी हुई है, ये हाइपोजियल जर्मिनेशन करते हैं। एपिजियल जर्मिनेशन में क्या होगा? देखो, अब ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था कॉटिलेडन का, ये वाली जो नीचे वाला प्लूम्यूल है, ये हाइपोकोटाइल है। अब जो ये वाला पार्ट है ये हाइपोकोटाइल है, ठीक है। अब समझो कि एपिकोटाइल इलोंगेट नहीं कर रहा, हाइपोकोटाइल इलोंगेट कर रहा है। अब जब ये हाइपोकोटाइल इलोंगेट करेगा
और हुक बना के ऊपर आएगा। अब समझो ये हाइपोकोटाइल एलोंगेट है, उसको मैंने पकड़ के ऐसे यूं बाहर निकाला, तो जब हाइपोकोटाइल के साथ ही फौरन क्या लगा हुआ था, कॉटिलिडन। कॉटिलिडन के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से नीचे वाला जो प्लूम्यूल का पार्ट है वो है हाइपोकोटाइल। तो अगर हाइपोकोटाइल एलोंगेट करेगा तो हाइपोकोटाइल के ऊपर क्या लगा हुआ है, कॉटिलिडन। तो जब हाइपोकोटाइल एलोंगेट करेगा तो कॉटिलिडन भी बाहर नहीं आ जाएंगे साथ ही सॉइल के, तो कॉटिलिडन भी बाहर ही आ जाएंगे सॉइल में, ऊपर आ जाएंगे सॉइल से। तो चूंकि कॉटिलिडन ऊपर आ गए जब सीड जर्मिनेट किया, तो इसका नाम हो गया एपिजियल जर्मिनेशन। क्या नाम हो गया, एपिजियल। जीएल मतलब होगा कॉटिलिडन, एपी मींस अबव। डायग्राम में शो कर दूंगा मैं, यहाँ पे देखो कि कॉटिलिडन अबव द ग्राउंड आ गए, ऊपर आ गए, ठीक है। और एपिजियल है तो अब पुट्ठा हिसाब करेंगे, ऑपोजिट करेंगे, तो एपिजियल में कौन एलोंगेट करना चाहिए, हाइपोकोटाइल एलोंगेट्स एंड फॉर्म अ हुक। जब हाइपोकोटाइल एलोंगेट करेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि हाइपोकोटाइल कॉटिलिडन की पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से नीचे वाला स्टेम है, तो जब वो ऊपर आएगा तो वो कॉटिलिडन को भी खींच के ऊपर ले आएगा। हाइपोजियल में तो ये था ना कि एपिकोटाइल एलोंगेट किया, एपिकोटाइल तो कॉटिलिडन से ऊपर वाला स्टेम था, वो ऊपर से ऊपर ही निकल गया, सब कुछ नीचे रह गया, ये तो आसान था। लेकिन एपिजियल जर्मिनेशन में क्या होना है, हाइपोकोटाइल जो नीचे वाला उसने जर्मिनेट, उसने ग्रो करना है। जब वो इलोंगेट करेगा तो वो कॉटिलिडन को भी निकाल के बाहर ले आएगा सॉइल से, ठीक है। और इस तरह की जो जर्मिनेशन है दैट इज कॉल्ड एपिजियल जर्मिनेशन, क्योंकि इसमें कॉटिलिडन ऊपर आ गया, अबव द ग्राउंड आ गया, दिस इज कॉल्ड एपिजियल, ठीक है। हाइपोकोटाइल एलोंगेट्स एंड फॉर्म अ हुक पुलिंग द कॉटिलिडन्स अबव द ग्राउंड, कॉटिलिडन्स को पुल करके खींच के ऊपर ले आएंगे, दिस इज एपिजियल जर्मिनेशन। और बीन्स, लोबिया, कॉटन, कपास, पपाया, पपीता, ये 3 प्लांट्स की एग्जांपल लिखी हुई है जो एपिजियल जर्मिनेशन करते हैं। तो ये 2 पार्ट्स हैं हमारे टॉपिक के, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड है और जर्मिनेशन ऑफ सीड है। और जर्मिनेशन की ये टाइप्स हैं 2, हाइपोजियल जर्मिनेशन और एपिजियल जर्मिनेशन। दोनों में डिफरेंस लाजमी आता है, पूरे का पूरा जर्मिनेशन ऑफ सीड लॉन्ग में भी आ सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड भी लॉन्ग में आ सकता है, और इन दोनों का डिफरेंस शॉर्ट में पक्का आता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल एलोंगेट करेगा, हुक बनाएगा, लेकिन चूंकि इसमें एपी है तो एपी ऊपर से ऊपर ही निकल जाता है, कॉटिलिडन नीचे ही रहेंगे, लिविंग द कॉटिलिडन अंडरग्राउंड, कॉटिलिडन स्टे अंडरग्राउंड। पी, मेज, कोकोनट 3 एग्जांपल्स हैं। एपिजियल जर्मिनेशन में क्या है, अब एपी है तो ऑपोजिट क्या करेंगे, हाइपोकोटाइल एलोंगेट करेगा, हुक बनाएगा, और जब हाइपो नीचे से ऊपर आएगा तो साथ कॉटिलिडन को भी ले आएगा, पुलिंग द कॉटिलिडन्स अबव द ग्राउंड, कॉटिलिडन भी साथ आ जाएंगी। बीन्स, कॉटन, पपाया, ये 3 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीड को ग्रो करने के लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए, वो मैंने आपको पहले ही बताई है कि पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और टेम्परेचर चाहिए। इसको बुक में किस तरह से लिखा है उसको देख लें। तो नेक्स्ट देखें, ये कंडीशंस ऑफ सीड जर्मिनेशन है कि क्या क्या जो है ना कंडीशंस, शराइत चाहिए सीड को जर्मिनेट करने के लिए। तो कुछ इंटरनल कंडीशंस हैं, कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस हैं। इंटरनल कंडीशंस का मतलब ये है कि एम्ब्रियो लाइव हो, एम्ब्रियो डेड ना हो गया हो, और उसके अंदर एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर फूड काफ़ी स्टोर हो, एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर सफिशिएंट फूड स्टोरेज हो, जो कुछ टूटेगी और फिर एम्ब्रियो को एनर्जी मिलेगी और फिर उससे एम्ब्रियो ग्रो करेगा, ठीक है। तो सीड जर्मिनेशन यहाँ से रीड कर रहा हूँ, डिपेंड्स अपॉन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। इंटरनल कंडीशंस इंक्लूड अ लाइव एम्ब्रियो एंड सफिशिएंट फूड स्टोरेज। लाइव एम्ब्रियो का मतलब जिंदा हो एम्ब्रियो जिसने ग्रो करना है, और सफिशिएंट फूड स्टोरेज के सफिशिएंट इस काबिल खाना इतना हो कि भाई एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर से एनर्जी निकल सके और वो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो सीडलिंग ग्रो कर सके। एक्सटर्नल फैक्टर्स मैंने आपको वहाँ पे भी बताए हैं पहले, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं वो ये 3 लिखे हुए हैं, वाटर यानी मॉइस्चर चाहिए, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। ऑक्सीजन देख लें, ऑक्सीजन तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसने ग्रो करना है, या जो भी लिविंग सेल है उसने एरोबिक रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन करनी है, उसके लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो यही लाइन लिखी हुई है, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन इन द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। दूसरा, जो एंजाइम्स काम करते हैं ग्रोथ के लिए, ऑब्वियसली बात है फूड ने डाइजेस्ट होना है और रेस्पिरेशन होनी है, सारे के लिए एंजाइम्स ने काम करना है। एंजाइम्स को काम करने के लिए और ग्रोथ होने के लिए ऑब्वियसली एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, सीड कैसे जर्मिनेट करेगा। तो वो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना है, सीड्स डिफर ग्रेटली इन द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन। किसी को कोई सर्दियों में सीड प्रोड्यूस कर रहा है, कोई गर्मियों में कर रहा है, डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर है, लेकिन मोस्टली क्या है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स फॉर मोस्ट प्लांट्स रेंजेस फ्रॉम 25 to 30, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इवन 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो प्लांट्स को चाहिए। और लास्ट क्या बात है, लास्ट ये बात है कि जी वाटर चाहिए। वाटर का फ़ायदा क्या है, वाटर का फ़ायदा ये है कि जो वाटर है ना, जब वो माइक्रोपाइल से सीड एब्जॉर्ब करेगा तो सेल्स जो है ना, उस एम्ब्रियो के सेल्स उस वाटर को सोक करते रहेंगे, अपने अंदर जज़ब करते रहेंगे। उन सेल्स की जो साइटोप्लाज्म है वो इंक्रीज़ होता रहेगा, सेल के वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि टेस्टा जो सीड कोट है उसको रप्चर करने में हेल्प मिलेगा, और जो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल है वो बाहर आएंगे, इलोंगेट करेंगे और रेडिकल्स रूट बनेगी और प्लूम्यूल से शूट बनेगी, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि सीड जर्मिनेट कर जाए तो उसके लिए पानी देना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो पानी ये काम कर रहा है, दूसरा पानी क्या कर रहा है काम, कि जो भी अंदर एंडोस्पर्म टिश्यू में फूड स्टोर्ड है उसको डाइजेस्ट करना है, उसको मेटाबोलाइज करना है, उसकी रेस्पिरेशन करनी है, उससे एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए भी पानी चाहिए। देखो बुक वाले ने क्या लिखा है, बुक वाले कहता है सीड्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स हैव लो वाटर कंटेंट। सीड्स में मोस्टली पानी नहीं होता,
इसलिए क्योंकि अगर पहले से ही पानी सीड में रखे जाएगा ना तो सीड ख़राब हो जाएगा, सीड जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। सीड की हेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए ना सीड को ड्राई रखा है ताकि सीड जर्मिनेट ना करे, क्योंकि सीड में अगर पानी होगा तो पानी इस बात की अलामत है कि भाई अब जर्मिनेट करो, लेकिन डब्बे में पड़े हुए जो चने हैं वो जर्मिनेट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे जर्मिनेट? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास पानी नहीं है, वो ड्राई है। तो यही लिखा है उसने, द सीड्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स हैव लो वाटर कंटेंट एंड जर्मिनेशन कैन नॉट अकर, तब तक नहीं हो सकती अनटिल सीड कोट और अदर टिश्यूज हैव इम्बाइब्ड टेकन इन वाटर, जब तक वो सीड्स अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर लेंगे। इम्बाइबिशन का एक कॉन्सेप्ट है, ये फर्स्ट ईयर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि पानी किस तरीके से इम्बाइब होता है, लेकिन मतलब अभी फ़िलहाल यही समझ लें कि सोक कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना को इम्बाइब कर लेना कहते हैं। द एब्जॉर्ब्ड वाटर इज यूज्ड किस काम आएगा? इन द डाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड, जो फूड अंदर स्टोर थी अंडर टिश्यू उसके डाइजेशन में हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द इलॉन्गेशन ऑफ हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल, और एम्ब्रियो को इलॉन्गेट करने में भी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जब सेल्स में साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा, पानी इंक्रीज करेगा, सेल्स का साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो जब सेल्स बड़े बड़े सेल्स होंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो जो पूरे का पूरा एम्ब्रियो है वो इलॉन्गेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन जो है ना वो एक्सटर्नल फैक्टर्स कंडीशंस चाहिए जर्मिनेशन के लिए। इंटरनल क्या चाहिए कि एम्ब्रियो जिंदा हो और सफिशिएंट फूड हो, और दूसरा और साथ में एक्सटर्नल इसके अलावा क्या होना चाहिए? फेवरेबल टाइम होना चाहिए और सूटेबल सॉइल होनी चाहिए जिसमें आप इसको ग्रो कर रहे हो। और उसके बाद अगर ये फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं, कंडीशंस अवेलेबल हैं कि पानी है, अप्रोप्रिएट ऑक्सीजन है, टेम्परेचर है, तो सीड्स जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यही कंडीशंस हैं जो कि चाहिए। उम्मीद है कि बात सारी समझ में आ गई होगी। इस लेक्चर को गौर से देख लें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।